बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम वालेकुम जी। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? अच्छा जी, आपके जो फाइनल मॉक के पार्ट वन में बाकी तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गए थे, बट एनपीओ का क्वेश्चन नहीं हुआ था। एक तो एनपीओ का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और साथ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट टेस्ट रेट्स अगर अलग से सवाल में आ जाता है तो उसको कैसे हमने फॉर्मेट उसका कैसे करेंगे वो भी हमने देखना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहले आपको लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म एसेट्स। जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं वो आपको याद होगा कि नॉन करंट एसेट्स में जाएंगे। अगर हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना हो तो इन्वेस्टमेंट भी नॉन करंट एसेट में जाएगा जनाब। शॉर्ट टर्म बैंक लोन करंट लायबिलिटी में जाएगा। प्रीपेड एंड एक्रूड एक्सपेंस, जो प्रीपेड एक्सपेंस है ये तो जाएंगे करंट एसेट के अंदर, और जो एक्रूड है ये जाएंगे करंट लायबिलिटी के अंदर। कैश एट बैंक करंट एसेट होगा हमारा। फिर उसके बाद है फी फॉर कोर्सेज। फी फॉर कोर्सेज अगर डेबिट साइड पर होगा तो एक्सपेंस होगा, और अगर क्रेडिट साइड पर होगा तो इनकम है हमारे लिए। हाँ, हमने ये भी देखना है कि किसी भी इनकम या एक्सपेंस की अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो उसको एडजस्ट करके लिखना है, और अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो फिर डायरेक्ट लिख दें। क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है, बल्कि किया हुआ है मॉक के अंदर, तो आपको ये पता होगा कि इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये डायरेक्ट इनकम में चला जाए। कंट्रीब्यूशन, याद रखें कंट्रीब्यूशन की हमेशा एडजस्टमेंट होती है। जो जो कंट्रीब्यूशन किसी फंड का होगा वो उस अपने फंड में जाकर ऐड होगा, और जो जो कंट्रीब्यूशन जनरल पर्पस का होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग चला जाएगा। तो इसकी 99% हमेशा एडजस्टमेंट होती है। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट फंडिंग, और गवर्नमेंट फंडिंग की कोई एडजस्टमेंट होगी तो एडजस्ट करके लिखेंगे, वरना डायरेक्ट इनकम में लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम, इसका भी यही सेम हिसाब है। अगर इसकी कोई एडजस्टमेंट होगी जो कि मोस्टली एंडोमेंट फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाता है, वो उसको एडजस्ट करके बाकी सारा इनकम में लिख देंगे। ओके होगी बात। फिर उसके बाद हमारे पास है जी इन्वेस्टमेंट सैलरी एक्सपेंस में जाएगा, यूटिलिटीज एक्सपेंस में जाएगा, अदर एक्सपेंस, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं। फिर वही बात, अगर कोई एडजस्टमेंट होगी तो एडजस्ट करके लिखेंगे, नहीं तो सारे का सारा एक्सपेंसेस में लिखेंगे। ओके, कहता है ये आपके पास फंड से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, तो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा। इसको हम बाद में देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बनानी, तो इसको फिर नेट एसेट्स में भी देख लेंगे, दोनों को सेम एक ही तरह दफा देख लेंगे। डिटेल ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये आगे हमारी कहता है कंट्रीब्यूशन फॉर सपोर्टिंग द डिजर्विंग स्टूडेंट। ये डिजर्विंग स्टूडेंट है जनाब, जो कि आपने उसके पैसे परमानेंटली मेंटेन करने हैं, तो ये हमारा एंडोमेंट फंड होता है। कौन सा फंड होता है? एंडोमेंट फंड। ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे भी सही। फिलहाल हम ये देखते जाते हैं, ये कंट्रीब्यूशन है डिजर्विंग स्टूडेंट का, सेपरेट कर देंगे। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन है, ये भी सेपरेट कर देंगे। कंट्रीब्यूशन फॉर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, हाउएवर द व्हीकल शैल बी एक्वायर्ड नेक्स्ट ईयर, ये हमारा होता है नॉन करंट लायबिलिटी। देखें, अगर किसी भी नॉन करंट एसेट का हमें फंड मिले एक्सटर्नली, तो वो एक्सटर्नली, इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली अगर कोई हमें किसी नॉन करंट एसेट का फंड देता है ना, तो वो हम नॉन करंट लायबिलिटी में लिखते हैं, उसको फिर नेट एसेट्स में नहीं लिखते। ठीक होगी बात। उसके बाद ये है जनरल पर्पस का। ये जो जनरल पर्पस का कंट्रीब्यूशन है ना, ये हमारी इनकम होती है। बाकी जो कंट्रीब्यूशन का शेयर है ना, वो अपने अपने फंड में जाकर प्लस होगा। ठीक होगी बात। फिर वो कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर 1.5 मिलियन डिजर्विंग स्टूडेंट के फंड की इन्वेस्टमेंट इनकम,
ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फंड फॉर सपोर्टिंग द डिजर्विंग स्टूडेंट externally imposed stipulation that resources contributed along with 20% of investment income shall be maintained permanently। मतलब ये एंडोमेंट फंड के बारे में हमने सीखा कि ये इसमें से खर्चा नहीं कर सकते हैं, ये पैसे फंड में रखते हैं, इससे जो इन्वेस्टमेंट इनकम आती है ना, इंटरेस्ट आता है, वो हम जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें से भी कुछ हिस्सा अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट री इन्वेस्ट करते हैं, बाकी के पैसे जर्नल इनकम में लिख देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। तो कहता है कि 1500 मतलब 1.5 मिलियन है ना, और हम इन 1000 में कर रहे हैं, उसका जो 20% है ना, मतलब जो 300 बनता है, ये हम एंडोमेंट फंड में लिख देंगे। बाकी जो 1200 रुपए है वो जो इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर शामिल होगा वो उसमें शामिल रहने दे। ठीक होगी बात। फिर आगे वो कहता है कि जनाब HT is also required to allocate 1500 from the unrestricted fund to the restricted fund, यानी 1500 अनरिस्ट्रिक्टेड फंड में से माइनस रिस्ट्रिक्टेड फंड में ऐड। फिर 500 का भी आपने एलोकेट करना है कंस्ट्रक्शन फॉर, ये भी अनरिस्ट्रिक्टेड फंड टू रिस्ट्रिक्टेड फंड। At the year end, following expenses are allocated to research and development activity: salary and wages, utilities, other expense। ये वही बात है जो ऊपर expenses given है ना, सैलरी वगैरह, उनमें से वो कहते हैं ये वाले जो expenses है ना, ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, तो वो जाएंगे इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड में से माइनस होंगे। बाकी जगह का जो खर्चा होगा वो सिंपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक होगी बात। और फिर वो कहता है लॉन्ग टर्म एसेट्स में जो लैंड है वो 10 मिलियन, ताकि कहीं डेप्रिशिएट ना हो जाए, इसलिए अलग से बताया हुआ है। और कलेक्शन, देखो कलेक्शन भी हमारा नॉन करंट एसेट होता है, कलेक्शन भी हमारा नॉन करंट एसेट होता है, याद रखिए। ठीक है, तो इसको भी डेप्रिशिएट नहीं करना, बाकी का 20% ले। ठीक होगी बात। ये हमारे एक्सपेंस में चला जाएगा। और वो भी कह रहा है कि 70-30 की रेशियो के साथ आपने जर्नल एक्सपेंस में लिखना है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये 10 नंबर का सवाल ना पेपर में आपका 10 मिनट से भी जल्दी हो सकता है अगर आपको थोड़ी सी इसके ऊपर ग्रेप हो तो। हाँ जी जनाब, तो हम अब इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर में आपके पास क्या क्या चीजें हैं। तो सिंपल है जनाब, HT स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 30th June 23। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जनाब इनकम, रुपीज इन थाउजेंड। अब इनकम में देखिए ये 4 हमारी इनकम है, 2 की एडजस्टमेंट है और बाकी डायरेक्ट लिखने हैं। तो एक तो हमारे पास फी होगी ना, फी फॉर कोर्सेज, कितना है जनाब 1040। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन है 28,100, सारा हमारा नहीं है, सिर्फ हमारा है 7,350। या 28,000 में से जो जितनी अमाउंट गिवन है 6200 भी माइनस कर दें, 10,550 भी माइनस कर दें और ये 4,000 भी माइनस कर दें, बाकी 3750 बचेगा। 7350 बचेगा, वो यहां पर आ जाए। फिर है गवर्नमेंट फंडिंग, उसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन, तो डायरेक्ट इनकम में लिख दे। इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम गिवन है 2410,
जिसमें 300, वो जो 1500 का 30% बने 20%, 300 चला जाएगा एंडोमेंट फंड के अंदर, बाकी की अमाउंट यहां पर आ जाएगी, तो 300 माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 2110। इसको एक ऐड कर दें, और तो कोई इनकम है नहीं। $1040 प्लस 7350 प्लस 4500 प्लस 2110, 15,000। अब एक्सपेंस में आ जाए, एक्सपेंडिचर्स, सैलरीज हैं 4030 माइनस कर देंगे जो रिसर्च की सैलरीज हैं 2150, ठीक है। फिर यूटिलिटीज है टोटल यूटिलिटीज हैं जी 3540 माइनस रिसर्च के जो रिलेटेड हैं वो है 1250। अदर, हाँ जी अदर के ये है 1890, और टोटल कितने हैं जनाब 4600। हाँ जी 4600। चलें जी माइनस करके ये एक्सपेंडिचर्स लिख देते हैं, 4030 माइनस 2150, 1880, फिर 3540 माइनस 1250, 2290। फिर है जनाब 4600 माइनस कर देंगे 1890, 2710। डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन में देखें तो पहले डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेते हैं। नॉन करंट एसेट की वैल्यू कितनी है 32,840, 32,840 में से माइनस कर दें 10 मिलियन, माइनस कर दें 4840, बाकी अमाउंट कितनी बचती है जनाब 32,840 माइनस 10 मिलियन माइनस 4840, 18,000 का 20%, ये आ जाएगा 36। इसका 70% अलग और 30% अलग, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 70, तो ये बनता है जनाब 2520, और अगर 30% लें तो बनता है 1080। ये डेप्रिसिएशन भी आ गई, रिसर्च की जो एलोकेट करनी है वो रिसर्च से रिलेटेड आ गई, तो 2520 यहां पर आ गया 252। एक्सपेंडिचर्स का टोटल कर लें 1880 प्लस 2290 प्लस 2710 प्लस 2520, 9400 सरप्लस। हाँ जी, तो 15,000 से 9400 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 5600 हमारा आ जाएगा सरप्लस। ओके की बात, ये तो हमारा हो गया ना इनकम एक्सपेंडिचर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेकिन आप लोग बना लेना। उसके अंदर मैं आपको नेट एसेट्स का कॉलम बना देता हूं, नेट एसेट्स। देखिए नेट एसेट्स में सबसे पहले आपने लिखना है जनरल फंड, फिर एक इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड फंड है,
ये इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड फंड कौन सा वाला, वो जो एकेडमिक ब्लॉक के लिए है। आप कहेंगे सर वो तो नॉन करंट एसेट का है, उसको तो नॉन करंट लायबिलिटी में जाना चाहिए। वो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड क्या होता है, इसमें से माइनस करके यहां लिखा हुआ। फिर एक एंडोमेंट फंड है, और एक रिसर्च फंड है। और वो जो 4000 उसने अलग करके बताया था ना फॉर व्हीकल के लिए, वो नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। अब देखिए जनाब, इन सब का आपको ब्रॉड ऑन गिवन होगा, ये उसने अलग से बताया होगा, ये उसने डिटेल बताई। ये है जर्नल ऑपरेशन का 17,300, 17,300। फिर उसके बाद 2500 है रिसर्च फंड का, फिर 10,500 है एंडोमेंट फंड का, और 1,000 है। ठीक होगी बात। जो आपका सरप्लस आया ना 5600, वो यहां पर प्लस बोले हम करते थे कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, वो जनरल फंड में ऐड हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कंट्रीब्यूशन में। वो कहता है कंट्रीब्यूशन में 6200 डिजर्विंग स्टूडेंट्स को देना है, और डिजर्विंग स्टूडेंट एंडोमेंट फंड है, ऊपर से देख लें ये डिजर्विंग स्टूडेंट, तो 6200 वहां जाकर ऐड कर दे, 6200। फिर कंट्रीब्यूशन का रिसर्च फंड में कितना है जी, 10,550, रिसर्च फंड में 10,550। ठीक होगी बात। फिर ये तो उसका ब्रॉड ऑन गिवन है। फिर यहां पर देखें 1500 आपने अनरिस्ट्रिक्टेड फंड से निकालकर, मतलब जनरल फंड से निकाल के डिजर्विंग स्टूडेंट वाले फंड में ऐड कर देना है 1500। ये खुद बताता है, यहां से 1500 माइनस कर दो और यहां पर 1500। फिर उसने एक और बात बताई कि ये 500 के बारे में, कि ये भी यहां से माइनस कर दो और यहां पर ऐड कर दो। फिर उसने कुछ रिसर्च फंड के एक्सपेंसेस बताए, ये सारे प्लस करके बता दो 5290। जिसके एक्सपेंसेस हैं उसमें से माइनस कर दो 5290। और रिसर्च फंड की ये डेप्रिसिएशन भी उसने अलग से बताई हुई है 1080। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओगे तो ये पोर्शन जो आपका है ये कहलाता है नेट एसेट्स, और इसका अलग एक फॉर्मेट में लिख लो सेम इसी चीज को, तो वो बन जाता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। अब हमने इसका टोटल यहां पर लिख देना है, इसका टोटल यहां पर, इसका टोटल यहां पर, और इसका टोटल, और ये है हमारा टोटल। अब इस चीज को मैं आपको बताने लगा हूं कि अगर क्वेश्चन के अंदर, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर वो अलग से हमें कहता है कि भाईजान स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट बनाओ, तो उसका तरीकाकार देख लीजिएगा। ये अलग से, वो पिछला काम खत्म हो गया, मैं अलग से बता रहा हूं आपको। आपने नाम लिखना है, जो भी नाम होगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 23। यहां पर आपने सब फंड का नाम लिखना है, जर्नल फंड, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड, एंडोवमेंट फंड, रिसर्च फंड, टोटल। पेपर में नहीं ऐसे एब्रिविएशन इस्तेमाल करनी, पेपर में पूरा पूरा नाम इस्तेमाल, जर्नल फंड,
इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड, एंडोमेंट फंड, रिसर्च फंड और टोटल। जितने फंड्स के नाम लिखे होंगे, यहां पर हमने व्हीकल वाला नहीं लिखा क्योंकि व्हीकल वाला नेट एसेट्स में नहीं आता। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि बैलेंस एट 1722 मतलब ब्रॉड ऑन। तो ये जो ब्रॉड ऑन आपको गिवन थे क्वेश्चन के अंदर फंड से रिलेटेड, ये सारे ब्रॉड ऑन ही तो है। 17,300 ये जो आपने लिखे हुए ये 1,000, 10,500, 2,500 और यहां पर आपने टोटल करके लिखा। फिर लिखेंगे सरप्लस। सरप्लस सिर्फ जनरल फंड में आता है, बाकी किसी में सरप्लस फंड नहीं आएगा। ओके होगी बात। फिर उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन से हिस्सा मिला सबको, जनरल फंड का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी ऐड हो चुका है सरप्लस के अंदर। इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड का कोई कंट्रीब्यूशन मिला ही नहीं, ट्रांसफर तो हुआ है, कंट्रीब्यूशन फंड नहीं मिला। एंडोमेंट फंड का कितना मिला था 6,200 और रिसर्च फंड का मिला था 10,550 और टोटल करके यहां पे। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम री इन्वेस्ट हुई थी, ये किसकी होती है? वो जो 300 रुपया हुआ था वो हमेशा एंडोमेंट फंड का होता है। ये जो मैं टिक कर रहा हूं ना, ये टोटल करके लिखना है आपने, ठीक होगी बात। फिर उसके बाद ट्रांसफर हुआ, जनरल फंड से माइनस होके एंडोमेंट फंड में एक 1,500 ऐड हुआ, फिर 500 माइनस होके इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में ऐड हुआ, ठीक होगी बात। उसके बाद जो रेलिवेंट एक्सपेंस थे वो किस फंड के थे? रिसर्च फंड के। एक था 5290, 5290 टोटल में भी माइनस हो जाएगा। और दूसरी थी डेप्रिसिएशन, चाहे तो आप प्लस करके ही कर देते। लॉ मेरे भाई, ये अगर आप देखें कि अगर आपने वो नेट एसेट्स की चीज लिखी थी, वो फाइनेंशियल पोजीशन में वो फॉर्मेट होता है। अगर सवाल के अंदर वो अलग से हमसे पूछता है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट बनाओ, तो ये इसका फॉर्मेट है। आपने इसका टोटल कर देना, लिख देना बैलेंस एट 30th June 23, यहां पर सबका टोटल कर देना, आपका आंसर आ जाए, ठीक होगी बात। और भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके, लेकिन परेशानी होनी पेपर में हमेशा कॉन्फिडेंस रिक्वायरमेंट को देखकर और अल्लाह को याद करके। ठीक है जनाब, अल्लाह हाफिज।